वेलकम टू अनदर सेशन विद एसेट प्लस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे मास्टर कर सकते हैं। तो अब जब हम कहते हैं कि इंडिया में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन ग्रो हो रहा है, तो ग्रो बोलना एक्चुअली बहुत कम पड़ जाता है, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम सिर्फ म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन ग्रो नहीं हो रहा है, रादर वो एक्सप्लोड कर रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे और क्यों ये एक्सप्लोजन हो रहा है, और क्यों आप सभी के लिए ये एक सही समय है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपना करियर स्टार्ट करना, या फिर अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपका यहीं से अपना बिजनेस को और कैसे स्केल करना है, वही उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक को क्लियरली समझाने के लिए है हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने व्यक्ति मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम, जो कि इस इंडस्ट्री में कई सालों से है। एंड म्यूचुअल फंड में उनका एक्सपीरियंस एकदम ग्राउंड लेवल से है, जिस वजह से उनसे जो नॉलेज मिलती है वो बेस्ड होता है रियल डेटा और रियल नंबर्स पे। सो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हाँ, वो हमारे साथ हम एसेट प्लस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं एज द स्ट्रेटेजिक एडवाइजर फॉर एमएफडी ग्रोथ। और हमें जेन्युइनली बहुत खुशी है कि हमें कई सेशंस में उनके साथ कई सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली है, और आज हमें फिर से एक वैसा ही मौका मिला है फिर से उनसे कुछ सीखने का। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस सेशन, एंड विदाउट फर्दर डिलेस हम आज की सेशन शुरू करते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो आप चैट बॉक्स में डाल दें, हम लोग उसको लास्ट में आपके क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। सो विल गो अहेड एंड स्टार्ट। सुनील। हाँ जी, धन्यवाद सुकन्या, और नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका इस सेशन में, जहाँ पे जैसे सुकन्या ने बहुत विस्तार से बताया कि ये ना ही नए जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, मगर एग्जिस्टिंग जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए हमारी इंडस्ट्री की भविष्य और उसमें क्या करना ऐसी चाहिए जो उससे आपका धंधा बढ़ सके, उसके ऊपर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। तो अगर हम पहली स्लाइड पे लेके जाएं, तो जैसे सुकन्या ने बताया कि हमारी इंडस्ट्री जो है, ये म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री राइट उड़ रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि इसकी जो नंबर्स है वो आप बहुत आश्चर्यचकित है। 80 लाख करोड़ आज इसका साइज बना है, और अगर ग्रोथ की देखे बात 10 साल में इसका कई गुना बढ़त हुआ है जबरदस्त तरीके से। बस 13 लाख करोड़ से आज 80 लाख करोड़ की लेवल पे पहुंच गई है। और उसमें अगर आप करें कि निवेशक की बात, आज 25 करोड़ से ज्यादा निवेशक के फोलियोज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जिसमें 20 करोड़ रिटेल निवेशकों का है। अब ये 20 करोड़ ये नहीं कि 20 करोड़ लोगों ने डाला है, क्योंकि हर व्यक्ति जब डालता है एक नया नया फोलियो खोलता है दूसरी एमसीओ में। इसके एक्चुअल आंकड़े में बाद में बताता हूं, मगर इतने लोग फोलियो निवेश के मैंने इतने निवेश हो चुके हैं। तो सबसे तेजी से बढ़ रही इंडस्ट्री में आप शामिल होने वाले हैं या हो चुके हैं। अगर अगले स्लाइड में हम जाएं और देखें कि ये 80 लाख करोड़ से 100 लाख करोड़ बहुत नजदीक है। पहले सोच रहे थे कि ये इसको लगेगा 2030 तक, मगर अब इतनी तेजी से बढ़ रही है। मेरा मानना है कि बस 2 ही साल में ये 2027 या 28 मैक्स में ये 100 लाख करोड़ पहुंच सकता है। ये तो नियर टर्म की बात कर रहे हैं, और आगे जाएंगे तो और भी विस्तार से बात करेंगे कि कितना लंबा इसका एक जर्नी, ग्रोथ जर्नी अभी बाकी है। तो अगले स्लाइड में जाएंगे सुकन्या जी। तो क्या है इसमें अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी होती है कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं ना। अभी विकसित भारत माने डेवलप्ड कंट्री है, तो बाकी डेवलप्ड नेशन की कितनी पेनिट्रेशन है उतना तक तो हम आशा कर सकते हैं, हम आ सकते हैं। पर आज जो फासला है दोनों में वो भयंकर है, क्योंकि अगर आप देखें सिंगापुर में 180% ऑफ जीडीपी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, अमेरिका में 150% की परसेंटेज में है, 1.5 गुना यानी। और वर्ल्ड की एवरेज ले लें तो 75% है, और इंडिया का कितना है पता? 17%। यानी वर्ल्ड के एवरेज के खाली एक पाव है हम। तो
रास्ता बहुत लंबा है, अपॉर्चुनिटी बहुत है अगर वर्ल्ड के एवरेज से कैचअप करना, मगर विकसित भारत में आप डेवलप्ड कंट्री बनेंगे तो अपॉर्चुनिटी और भी भयंकर है। तो इसके बारे में कोई डाउट किसी के मन में नहीं रहने चाहिए कि देश का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और भी आगे तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। अब आगे जाते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, डेटा वाले स्लाइड में आते हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटी दूसरी तरफ आती है। हमने देखा कि एक वर्ल्ड के कंपैरिजन में और जो वैल्यू है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का, उसका हमने आंकड़ा देखा कि 17% है जीडीपी का। अगर नंबर ऑफ लोगों की बात करें, आपने देखा कि 25 करोड़ फोलियो है। जैसे मैंने कहा हर व्यक्ति 2-3 फोलियो खोल लेता है, तो एक्चुअल यूनिक फोलियो अगर आप पैन नंबर के हिसाब से उठाएं तो 5.5 से थोड़ा ज्यादा 5.7 करोड़ लोगों, यूनिक लोगों ने ही निवेश किया है। आबादी कितनी है? 140 करोड़, यानी 135 करोड़ लोगों ने अभी तक म्यूचुअल फंड को छुआ तक नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना एक मौका है जाके लोगों को इस इंडस्ट्री में शामिल करने के लिए, और ये कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम विस्तार में बात करते हैं। मगर क्या हो रहा है कि इसमें देश में एक पुराने जमाने के निवेशक थे जो ज्यादातर बैंक डिपॉजिट में निवेश कर रहे थे, और नए जमाने के हैं जो इक्विटी की जोखिम उठाने के लिए तैयार है। तो क्या हो रहा है कि उनमें भी म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर डीमैट अकाउंट की नंबर आंकड़े देखे तो 12 करोड़, यानी म्यूचुअल फंड में 5.5 करोड़, मगर डीमैट अकाउंट 12 करोड़ है, यानी 2 गुना से ज्यादा। यानी ये नई युवा की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो जोखिम उठाने के लिए तैयार है और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में घुस रही है। उनको भी म्यूचुअल फंड की बेहतरीन जो भी चीजें हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपर्टीज और एक अल्फा जनरेटिंग कैपेसिटी, वो अगर हम बताएंगे तो वो पहली हमारी एक मंजिल होनी चाहिए कि पहले इन 12 लोगों को एक म्यूचुअल फंड फोलियो तो खोलने दो, फिर 12 से 140 के ऊपर सेकेंड जर्नी कर सकते हैं। तो मौका बहुत है आगे सामने, कोई किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं सुकन्या। और इनमें से अब सोचिए कि ये क्यों ऐसी चीज है कि बहुत कम लोगों ने म्यूचुअल फंड या इवन इक्विटी में, क्योंकि 114 करोड़ में से 12 करोड़ ने इक्विटी में निवेश किया, 5.5 करोड़ ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। तो क्यों है? क्योंकि इस स्लाइड में एक हाउस होल्ड की जो सेविंग्स होती है, एक घर के घरेलू जो सेविंग्स होती है, उसका कैसे उनका स्प्रेड है। और कुछ साल पहले चलते हैं 2016 में। 2016 में बात थी कि 56% लोगों का पैसा प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट या लैंड ऐसी चीजों में निवेश किया गया था, और उसके ऊपर 13% गोल्ड में, सोना में, गहने के थ्रू या गोल्ड ईटीएफ के थ्रू या फिर आपको अपना जो गोल्ड बार्स होते हैं उनमें, राइट। तो करीबन 56 और 13, 69% लोगों की फिजिकल असेट, जिसको वो छू सकते हैं, जमीन को छू सकते हैं, घर को छू सकते हैं, गोल्ड को छू सकते हैं, उन तरह की चीजों में 70% उनका एलोकेशन था। ऐसी क्यों बात थी? उसको समझने के लिए भारत के बारे में कुछ समझना होगा कि हमारी देश में क्या चीज हुआ है बरसों से, इनफैक्ट मैं कहूंगा शतकों से। क्या हुआ है कि आइदर हमारी एक वरुण भगवान जो कहते हैं ना, मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट था हमारी जिंदगी को। 2 साल अच्छी बारिश हो गई तो 2 साल ड्राउट हो गया, तो एकदम से ड्राउट। तो उस अनसर्टेनिटी पीरियड की ड्राउट आ जाए तो मैं घर की कैसे काम काज चलाऊं, तो इसलिए गोल्ड और लैंड में वो भरोसा करते हैं। फिजिकल में उनका कॉन्फिडेंस आता है कि ये मेरे पास है, कुछ भी हो, बारिश हो या ना हो, ये गहने, ये सोना और ये घर मेरे पास है। वो कंफर्ट जोन, एक सिक्योरिटी की सोच। और दूसरी बात जो यहाँ पर उसके ऊपर आई थी, वो बार बार हमारे देश को इन्वेट करना। पहले मंगोल्स ने इन्वेट किया, फिर तुर्कियों ने इन्वेट किया, फिर आपको आए मुगल्स आगे आए, और उसके बाद ब्रिटिश आए। तो बार बार हमारी जो एक इन्वेजन हुई हिमालय के वो जो भी रास्ता है, उसके कारण भी हमारी जो भी एक लॉन्ग टर्म, कोई भी नहीं सोच सकता कि आज कल किसको पता है, महमूद गजनी पता है 17 बार उन्होंने आकर सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमला किया। तो ऐसी चीजों के कारण हमारे देश में ऑलवेज एक सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि आगे की इनसिक्योरिटी सामनी है, अनसर्टेनिटी सामनी है, इसीलिए उनका फिजिकल एसेट पे भरोसा था। अब क्या हुआ है 2016 से अगर 2023 की बात करें, क्योंकि आंकड़े का लेटेस्ट
आज उसके बाद नहीं मिला, तो क्या हुआ है देखिए, 56 से गिरा है प्रॉपर्टी 51 तक, 5% की गिरावट। और गोल्ड का तो बड़ा है, 13 से बड़ा है 15% तक। अब के रिसेंट आंकड़े निकालेंगे तो शायद गोल्ड का और भी बड़ा होगा, क्योंकि अब रिसेंटली आपने देखा कि गोल्ड ETF में बहुत सारे लोग निवेश कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर मिले अभी तो बनता है 66%, 51 + 15 66, यानी 69 से 66 गिरा है, 3%। आप कहेंगे अरे 3 कोई बड़ी बात होती है? नहीं नहीं, ये 3 उधर से गिर रहा है तो 3 इधर जो बढ़त हुआ है फिनेंशियल एसेट में। तो इस ब्रॉडली इस चार्ट को देखें, मैं एक तरफ फिजिकल की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ फिनेंशियल। तो 30% आपको फिनेंशियल में थी पहले, 31, अब वो बन गया है 34। ये 3% ओवर 30% आपको करीबन 10% का बढ़त हुआ है। यानी धीरे धीरे लोग फिजिकल की जो एक कंफर्ट जोन है उससे निकलकर अब फिनेंशियल एसेट्स की ओर भी बढ़ने लगे। तो ये ट्रेंड अच्छा है, ये हमें भी पकड़ना है और आगे बढ़ना है। और इसमें खास मैं बताऊं एक चीज, म्यूचुअल फंड फिनेंशियल एसेट क्लास है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। मगर एक बात इसी स्लाइड में मैं वो बात करना चाह रहा हूं कि इंडस्ट्री अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि हर जो उसके कंपटीशन है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या गोल्ड हो या बैंक डिपॉजिट जो भी है, उसके खिलाफ अपना एक प्रोडक्ट रखने की कोशिश कर रही है, ताकि लोग उसी चीज को जो दिलचस्पी है उनको, उसको म्यूचुअल फंड के जरिए खेल सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट के बारे में रीट्स का नाम सुना होगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जो फिजिकल रियल एस्टेट के बगैर में आप म्यूचुअल फंड के जरिए पेपर रियल एस्टेट में, और उसी की जो भलाइयां हैं जैसे रेंटल इनकम रेगुलर आता है या अप्रिसिएशन, वो आप रीट से पा सकते हैं आज म्यूचुअल फंड। सिमिलरली गोल्ड की तो गोल्ड ETF की बात सुनी होगी, फिर मल्टी एसेट फंड्स की बात भी आपने सुनी होगी जहां पे गोल्ड में तो गोल्ड और जो रियल एस्टेट में उनकी जो एक दिलचस्पी है उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। यही हमारी इंडस्ट्री की कोशिश रही है ताकि हमारी पेनिट्रेशन बढ़े। तो मन में रखिए कि हम हर जो चीज में लोग निवेश करते हैं उसको एक म्यूचुअल फंड के जरिए रास्ता ढूंढकर उसको मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारी ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट उतनी और भी अच्छी बन सकती है। अब ये फिनेंशियल की बात मैंने कही, 34% फिनेंशियल है। अब फिनेंशियल में है, मगर फिनेंशियल भी कंपटीशन है ना, तो म्यूचुअल फंड को उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है ना। तो अगले स्लाइड में आप देखेंगे, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि फिनेंशियल एसेट के अंदर भी 60% लोग लो रिटर्न प्रोडक्ट जैसे बैंक डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम या बैंक सेविंग्स अकाउंट या फिर कैश में पैसा रख रहे हैं। 60%, 40% ही आपको रिस्क के एसेट्स में आ रहे हैं। तो कहां पे ये इस 60% की बात करें तो 32% बैंक डिपॉजिट में है, 7% करेंसी नोट में है। अभी भी बैंक लॉकर में, घर के कबर्ड में लोग कैश रख रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद कम होगा सोचे थे, मगर नहीं, अभी भी कैश पे भरोसा जारी है। तो इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है, फिर भी वो रख रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाली बात जो मैंने लैंड के बारे में या गोल्ड के बारे में कही, वो फाइनेंशियल एसेट्स में भी वही सिक्योरिटी का एक ओवरहैंग जो कहते हैं उधर भी आता है। तो लोग एक स्टेडी, यानी मेरे को कैपिटल का रिस्क नहीं चाहिए, और सेकंड रिटर्न भले थोड़ी मिले, गारंटीड रिटर्न मिले। जैसे बैंक डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस में आपको गारंटीड होता है, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट ने कभी किसी बैंक को फेल होने नहीं दिया। अच्छी क्वालिटी एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक को फेल नहीं होने दिया। अगर उसकी बिजनेस कारोबार अच्छी नहीं चली तो उसको मर्ज कर लेते हैं अच्छी बैंक के साथ, ताकि सभी डिपॉजिट्स को उन्हें प्रोटेक्ट किया है। तो इसीलिए लोगों के मन में है कि मैं बैंक में डालूं तो मेरी रकम जो है वो सिक्योर है, और उसके बाद वो भी ब्याज देते हैं, भले ही वो कम दिखा हो, वो गारंटीड है। मगर हम सबको पता है कि वो जो गारंटी रिटर्न होता है बैंक डिपॉजिट में, वो खाली इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर सकता है। महंगाई की जो बढ़त है उसी को कवर नहीं होता है, फिर भी लोग उसमें भरोसा रख रहे हैं। यानी उनका क्या हो रहा है कि भविष्य आज से और खराब हो रहा है, क्योंकि अगर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई और उनकी कंपाउंडिंग खाली बैंक इंटरेस्ट में हुई, तो उनके पास खरीदने के लिए कम पैसा होगा उस नए जमाने में। तो ये भी एक मौका है हमारे इंडस्ट्री को दिखाने के लिए कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कर सकते हो, और यहां से जो 60% लो रिटर्न में रख रहे सिक्योरिटी के कारण, उसको धीरे धीरे हम अपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को खींच सकते हैं। वो कैसे और करना है वो मैं बाद में आता हूं। आपके लिए आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड के जरिए और देखते हैं कि ये भी थोड़ी पुरानी स्लाइड है, मगर जैसे मैंने कहा ये नई पीढ़ी जो है
वो जोखिम उठाने के लिए तैयार है। तो पहली बात जो है कि ये लोग अपने गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट में नहीं डाल रहे हैं, ये ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट तौर से घुस रहे हैं। तो वहां पे हम जाके हमको उनकी रिस्क ऑफ म्यूचुअल फंड जानने की जरूरत नहीं है, मगर प्रोफेशनलिज्म, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपर्टीज, इन सब का हम एडवांटेज उनको बताकर इन 12 करोड़, जो यहाँ पे 9 करोड़ के कम है बट आज का लेटेस्ट डेटा है 12 करोड़ से ज्यादा, तो उनको भी हम म्यूचुअल फंड में फोलियो खोलकर एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये भी एक मौका है कि जोखिम उठाने के लिए तैयार वाले पॉपुलेशन में भी हमारी पेनिट्रेशन पूरी नहीं हो चुकी है। आगे बढ़े। तो और ये मौका मैंने बताया कि 5.5 करोड़ का म्यूचुअल फंड का फोलियो है और 12 करोड़ का इक्विटी का एक्सपोजर है, मगर ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, क्योंकि बैंगलोर में जो है वो सब नए सॉफ्टवेयर वाले प्रोफेशनल है, इंटरनेट है, जानकारी है, तो वो ज्यादा स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं। ये 3 क्षेत्रों को निकाल दें तो बाकी कभी पूरे राज्य जो इंडिया में है उसमें 5% का भी आपको पेनिट्रेशन नहीं है पॉपुलेशन के अंदर। बहुत से राज्य में 1 या 2% है। तो आप जहां के भी हो एज अ एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर या नया जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, मौका भयंकर है आप ही के राज्य में। बाहर बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। जो आज टेक्नोलॉजी के कारण आपके जो निवेशक है वो बाहर चले गए भी, फिर भी टेक्नोलॉजी आप उसको सर्विस कर सकते हैं दुनिया में जहां भी हो, मगर पोटेंशियल हर राज्य में है भयंकर। और इवन महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक की बात करें, गुजरात का 10%, कर्नाटक का 20%, महाराष्ट्र का 25%, यानी महाराष्ट्र का भी ज्यादातर बॉम्बे वाली बात है। तो ये क्षेत्रों में भी देखिए पेनिट्रेशन अभी 20-25 की बात कर रहे हैं हम, उधर भी पोटेंशियल बहुत बहुत ज्यादा है। तो आप ये फिक्र मत कीजिए कि मेरे घर में झारखंड में हूँ या असम में हूँ या कहीं पे भी हो, आपके जो भी यहाँ जहाँ रहते हैं आप, बहुत से पोटेंशियल है पेनिट्रेशन का म्यूचुअल फंड के लिए। तो मौका सामने है, आपको इसको दोनों हाथ से उठाना है। तो आगे बढ़ेंगे। है तो आपके बिजनेस की बढ़त के लिए 2 तरीके से आप बढ़त कर सकते हैं। एक, जैसे मैंने कहा, नए निवेशक को लाना, क्योंकि 5.5 करोड़ के करीब ही है निवेशक की गिनती। तो नए निवेशक को लाना तो आपका एक नंबर 1 ऑप्शन होना चाहिए। बट सेकेंड, इवन जो लोग निवेश कर रहे हैं, आपने देखा 60% फिनेंशियल असेट के अंदर ही वो लो रिटर्न में रख रहे हैं, और ओवरऑल भी देखें तो 66% फिजिकल में रख रहे हैं। तो आपके एग्जिस्टिंग निवेशक का भी पैटर्न ऐसा ही होगा कि आपको दे रहा है पैसा कम, उसकी वॉलेट के अंदर जो है बहुत कम आपको दे रहा है, बाकी को बैंक डिपॉजिट में रख रहा है और कुछ चीज को गोल्ड और रियल एस्टेट में रख रहा है। तो वहां पे भी जाके आप कन्विंस कर सकोगे तो आपकी बिजनेस भयंकर बढ़ सकती है। तो दोनों तरफ एग्जिस्टिंग निवेशक का वॉलेट का पेनिट्रेशन और नए निवेशकों को जोड़ना इस इंडस्ट्री में, दोनों आपके लिए ग्रोथ की ऑप्शंस है। तो आगे बढ़े। राइट, अगले ये इस स्लाइड में 1 मिनट अल्फा की बात कर रहा हूं। आपने अल्फा की बात सुनी होगी, वो होता है जो फंड मैनेजर वो बेंचमार्क या मार्केट के रिटर्न से बेहतरीन रिटर्न देने की कोशिश, और जितना देता है उतना अल्फा बढ़ता है। पर आप अपनी तरफ से भी अल्फा बढ़ा सकते हैं। यही मेरी कोशिश है कि आपका भी एक सलाहकार के रूप में आप ना ही निवेशक को भी अच्छे फंड चुनकर आप उसकी रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, बट अपनी बिजनेस को भी बढ़ाने के लिए आप उसका स्मार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एमएफडी का अल्फा, ये एक सोच आपके मन में होनी चाहिए कि मैं क्या ऐड कर रहा हूं, वैल्यू ऐड एज अ सलाहकार टू द थिंग और एज अ बिजनेसमैन टू द सेल्फ। ये दोनों में आपका भयंकर अपॉर्चुनिटी है, और कैसे ये हो सकता है ये भी मैं थोड़ी बात करूंगा। तो आगे बढ़े। एसेट एलोकेशन, यानी एसेट एलोकेशन माने एसेट क्लास को चुनना। फर्स्ट थिंग मैं बताऊं आपको कि अगर एसेट एलोकेशन करना है तो आपको पूरी एसेट क्लास के बारे में एक एक्सपर्टीज चाहिए। एक्सपर्ट ना बने सही, बट जानकारी तो हो चाहिए, और कहां जाके किससे क्या पूछे ये तो आपको रहना चाहिए। राइट, क्यों मैं कह रहा हूं, ये खाली आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोचेंगे जो है तो काफी नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर अपना पैसा एक बहुत डाइवर्स एसेट क्लास, जैसे मैंने कहा लैंड है, गोल्ड है,
बैंक डिपॉजिट है, इंश्योरेंस है, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी चाहिए ताकि एक सलाहकार के रूप में आप उसको एडवाइस दीजिए। भले ही आपको उसकी बैंक डिपॉजिट से कुछ पैसा ना बने, मगर एक सलाहकार, एक ट्रस्टेड, आपको उसकी भरोसा पकड़ना है तो उस भरोसे के लिए पूरी जो उसकी एक लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें आप सलाह दीजिए। हर चीज में आप पैसा मत देखिए, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है फिर वो अपने आप आपकी बात को अच्छी तरह सुनेगा। और आपको ये उनके मन में गहरी तरह से बताना है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपकी भलाई के लिए। ऐसा नहीं कि खाली मैं मेरे कमीशन के लिए काम कर रहा हूं, आपके लिए जो सही है वो उसमें कर रहा हूं। और उसमें भले ही कुछ प्रोडक्ट से आपको पैसा ना मिले, जैसे बैंक डिपॉजिट में, परवाह नहीं, भरोसा चाहिए उसका आपके ऊपर, तो आपको पूरा एक फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर ऑल एसेट क्लासेस बने, तब आप एसेट एलोकेशन उसको डिसाइड कर सकते हो। आगे बढ़े, राइट। तो यहां पर आते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, जैसे मैंने कहा पासिंग में कि हर चीज जो निवेशक निवेश करता है आज, फिजिकल, फाइनेंशियल, पूरे क्षेत्र में, उसके लिए आज हमारी इंडस्ट्री ने एक ना एक प्रोडक्ट आगे रखने की कोशिश की है और ये कोशिश जारी रखेगी। तो क्या है इसमें, तो इस चार्ट में है सबसे मूल्य काम जो आपको करना है कि इंडस्ट्री की रिस्क और रिवॉर्ड के माफिक क्या प्रोडक्ट्स है, ये जानकारी पूरी तरह आपको होना है। तो कम रिस्क, अब ये बॉटम की लाइन देखिए, ये ऐसी है ना, आपको दिख रहा है, तो इसमें ये वाला लाइन है रिस्क वाला लाइन और ये वाला लाइन है रिटर्न वाला लाइन। यानी इस पे ऊपर जाए तो रिटर्न ज्यादा और इस तरफ जाए तो रिस्क ज्यादा। तो नेचुरली इस बॉटम की इस फील्ड में लो रिस्क लो रिटर्न प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लिक्विड फंड, जिनका सामना आप सेविंग्स अकाउंट से कर सकते हैं। वो मैं आता हूं बाद में। तो जैसे ही ये ग्राफ के अंदर आप ऊपर बढ़ते हो धीरे धीरे, आपको रिस्क, जोखिम और रिटर्न दोनों बढ़ती है। जोखिम उठाने से ही ज्यादा रिटर्न बनता है। ये एक सबक आपको सीखना है और सिखाना भी है। तो एक्सट्रीम एंड में आते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोडक्ट, जैसे सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, और अभी नई जो लॉन्च हुई है SIF, राइट, जो होती है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये सब हाई जोखिम, तो जो निवेशक को रिस्क की क्षमता लेने की, जोखिम उठाने की क्षमता है और जानकारी है, दोनों चाहिए। रिस्क की क्षमता एक बात है, जानकारी भी बात है, ये दोनों के लिए आप वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में कर सकते हैं। और क्या होता है कि ज्यादातर हमारी भी ध्यान यहाँ पे जाती है, इसलिए हमारी पेनिट्रेशन कम रही है। तो पहला मेरा आपको सलाह है कि हमारी इंडस्ट्री की पेनिट्रेशन कम होने का वजह, क्योंकि हम हाई रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, उसमें हाई जोखिम। मगर बहुत सारे लोग, मैंने ऑलरेडी बताया अपने भारत के वासियों के बारे में, कि वो ज्यादा जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी ने उनको ये सबक सिखाया कि जोखिम भरी है जिंदगी, तो आप जितना आपको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए उन्होंने लो रिस्क लो रिटर्न प्रोडक्ट जैसे बैंक डिपॉजिट में ऑलरेडी उन्होंने डाला है। मगर म्यूचुअल फंड में भी ऐसी प्रोडक्ट है, ये आपको भी जानना है और आपको भी उसी तरह पेश करना है। तो पहली चीज है कि इंडस्ट्री का हर रिस्क और रिवॉर्ड की एक इक्वेशन में किस तरह की प्रोडक्ट शामिल होती है। यानी लो रिस्क में आपको शॉर्ट टर्म डेट प्रोडक्ट, थोड़ी उससे ज्यादा रिस्क है तो मीडियम टर्म डेट प्रोडक्ट्स, उससे थोड़ी ज्यादा और रिस्क रिवॉर्ड देखे तो हाइब्रिड के प्रोडक्ट्स है। और उसके बाद आते हैं लार्ज कैप, जिसमें जोखिम थोड़ा कम है और रिटर्न भी डिसेंट होता है। फिर आते हैं आपको मिड कैप, मल्टी कैप, ऐसी फंड जो पे और भी जोखिम। फिर स्मॉल कैप, सबसे जोखिम वाला, नेचुरली सबसे हाई रिटर्न पोटेंशियल वाला। और फिर आते हैं सेक्टोरल और फिर SIF। तो जैसे आपने देखा, इस पूरी जो एक रिस्क रिटर्न का प्रोफाइल कह सकते हैं, हर कस्टमर के लिए, हर एक तरह के कस्टमर के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। और इसमें ब्यूटी क्या है, लिक्विड फंड की बात करें, सिंपल सी बात है, आपको मिलेगी बहुत कम कमीशन, 5 बेसिस पॉइंट या 10 बेसिस पॉइंट मिलेंगे। मगर अगर आप बैंक सेविंग्स अकाउंट की पिच कर रहे हैं तो बैंक में जितना वो डाल रहा है अपना निवेशक, उसमें तो 0 मिल रहा है ना। अगर 0 के कंपेरिजन में 5 भी मिल गया, अच्छी बात है ना। तो इसीलिए आप किसी भी प्रोडक्ट को इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आपको रिस्क रिवॉर्ड का फ्रेमवर्क जान लीजिए, ये वाला स्लाइड है। और दूसरी बात है कि आप किसी प्रोडक्ट को, यानी मैं समराइज करूं, मैं कहूंगा कि आपके हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाले कस्टमर को भी आपको थोड़ा लिक्विड बेचना है। क्यों?
क्योंकि वो उसको सेविंग्स अकाउंट में ये नहीं कह सकते कि मेरा हाईएस्ट अग्रेसिव रिस्क जोखिम उठाने वाला कस्टमर सेविंग्स अकाउंट में 0 रख रहा है। ऐसी थोड़ी होता है। वो क्या है कि उसके प्रपोर्शन अलग होती है। रिस्क लेने वाला शायद 60-70% रिस्क की प्रोडक्ट्स में डाल सकता है, मगर 20-30% वो भी फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक सेविंग्स अकाउंट में डाल रहा होगा। तो मैं कहूंगा कि एक लो रिस्क जो कस्टमर की जोखिम की एक क्षमता कम है, उसको इस बॉटम लेफ्ट में, इस स्लाइड में बॉटम लेफ्ट में प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। मगर एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कस्टमर के लिए आप पूरा वैल्यू चेन में बेच सकते हैं, उसको लिक्विड भी बेच। बट कितने लोग, मेरी जानकारी में बहुत से एमएफडीज इसके बारे में बात नहीं करते। वो होता है कि जोखिम उठाने को रेडी है, मैं जोखिम ही बेचूं उसको, मगर एक 20-30% उसके वॉलेट में से शेयर आपको नहीं मिल रहा है भैया। थोड़ी भी कमाई हो वो प्लस है ना आपके जो भी कमाई हो रही है। तो किसी को इग्नोर मत कीजिए इस प्रोडक्ट प्रोफाइल में। आप किस प्रोडक्ट को किस तरह आपको पिच करना है उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। राइट, नेक्स्ट ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मैं डेटा के ऊपर फोकस करता हूँ। तो सेविंग्स बैंक की नहीं, पहले इसके पहले वाला स्लाइड। सेविंग्स बैंक अकाउंट में डालने के लिए उसके ऑपोजिट में आप क्या पिच कर सकते हैं? लिक्विड फंड पिच कर सकते हैं और आर्बिट्राज फंड पिच करते हैं। क्या होता है कि आर्बिट्राज में थोड़ी वॉलेटाइल होती है रिटर्न्स, मगर इक्विटी का टैक्स से उसको कॉम्पनसेट करता है। तो लिक्विड फंड में 3 साल में देखिए आप, बहनसा लिक्विड फंड ने 5-6% दिया है अगर 3 साल के लिए रुके तो ये तो डेफिनेटली आपको बैंक सेविंग्स अकाउंट से बेहतरीन रिटर्न है। ओके, एक बार। सेकेंड है आर्बिट्राज में क्या होता है, कभी 2% मिलता है, कभी 7-8% मिलता है, थोड़ी ऊपर नीचे होती है, मगर इसका टैक्सेशन इक्विटी का टैक्स होता है जो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में 12-12.5% टैक्स गेन है, वेरस सेविंग्स अकाउंट की इनकम में उसको 30% लग जाता है। और उसके बाद लो ड्यूरेशन वाली प्रोडक्ट्स है जिसमें थोड़ा जोखिम उठाकर और थोड़ा, यानी 90 डेज के ऊपर 1 साल तक वो डेट पेपर में निवेश करते हैं और थोड़ा और रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो ये सब के प्रोडक्ट्स में क्या है, 2 एडवांटेज है। एक है कि टैक्सेशन का बेनिफिट। आप सोचेंगे कि लिक्विड फंड में कैसे टैक्सेशन, ऐसे होता है कि लिक्विड फंड और सेविंग्स अकाउंट में क्या फर्क है, मैं आसानी से आपको बता दूं। सेविंग्स बैंक में उसको हर महीने ब्याज मिलती है। वो ब्याज क्या होता है कि एआईएस के जरिए इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट हो जाता है, और जब वो रिटर्न फाइल करता है उधर इनकम टैक्स देख सकता है कि आपको सेविंग्स बैंक से इतना रिटर्न बना, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर 30% उसकी टैक्स ब्रैकेट हो तो टैक्स लग जाता है। तो एज इट इज मिलता है 3%, उसमें 30% टैक्स निकाल दे तो 2% हाथ में बैठता है। वेयर लिक्विड फंड में मैंने कहा कि एक तो 5-6% मिलता है, छोड़िए, समझिए कि लिक्विड फंड का भी रिटर्न 3% ही आया। खास चीज क्या है कि जिस दिन आप पैसा निकालते हो उस लिक्विड फंड अकाउंट से, तभी आपको टैक्सेशन लगेगा, सेम 30% लगेगा। मगर जब तक आप नहीं निकालते हो, आपको पता है ना, बहुत से लोग सेविंग्स बैंक में पैसा डालकर भूल जाते हैं उसके बारे में कि कंफर्ट के लिए, एक जरूरत पड़ेगी, सडनली कुछ हो जाएगा तो उसके लिए रखते हैं कुशन, कभी छूते नहीं है, बट फिर भी हर महीने उनको इंटरेस्ट आकर उस पर टैक्स भरते भरते। लिक्विड फंड में जिस दिन आप निकालोगे, 3 साल के बाद 5 साल जब निकालोगे, उस इन्वेस्टमेंट का किस दिन निवेश हुआ आज तक करके वो गेन को लेकर उसमें 30% है। तो टैक्स का पोस्टपोनमेंट का एडवांटेज इवन लिक्विड फंड्स को मिलता है। और आजकल आपको पता है कि बहुत सारे लिक्विड फंड में आपको 50,000 रुपीज पर डे आप इन तुरंत पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल सकता है। तो किसकी होती है रिक्वायरमेंट हर दिन में 50,000, बताइए। और अगर आप मिडनाइट को 11:55 को करे और फिर 12:05 को करे तो 1 लाख बन जाता है एक ही दिन में। तो इमीडिएट अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए भी ये काम आता है, और लिक्विडिटी कभी भी आपको अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये सेबी के थ्रू मैंडेट है कि बहुत AAA सेफर एसेट्स में ही रख रहे हैं। तो ये मेरी पहली सलाह है कि मैंने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर भी देखा है कि वो लिक्विड फंड की बात ही नहीं करते हैं। आपको सभी आपके निवेशक को और इवन जो नए हैं उनको लिक्विड फंड और आर्बिट्राज फंड के बारे में बताना चाहिए। और वो एक एंट्री पॉइंट है, वो इक्विटी में रिस्की एसेट्स आपको दे या ना दे एलोकेशन, लिक्विड से शुरू कीजिए, आर्बिट्राज से शुरू कीजिए, ताकि आपका भरोसा, उसका भरोसा आपके ऊपर बढ़े। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है। अर्निंग्स के ऊपर मत जाइए, आर्बिट्राज में थोड़ी बेहतर मिलेगी लिक्विड से आपको कमीशन, मगर इसको इग्नोर मत कीजिए।
तभी आपका वॉलेट शेयर का पेनिट्रेशन, फिर आपकी पूरी जानकारी होगी, उसके पास कितना पैसा है उसकी जानकारी होगी, और सही वक्त पे आप उसको हाइब्रिड ऐसे में भी शिफ्ट करने की सलाह दे सकते हैं। सेकंड बात है कि आपको एसआईपी मार्केट करना है, तो लिक्विड में पैसा आ गया या आर्बिट्राज में आ गया तो एसटीपी के जरिए आप उसको निकाल सकते हैं इनटू इक्विटीज। तो धीरे धीरे, तो ये एक आसान तरीका हुआ कि बैंक के साथ मैंडेट लगाओ, उसको दगाओ, ये करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप उसके लिक्विड अकाउंट से ही एसटीपी करा सकते हैं, राइट। तो ये हुई मोस्ट सेफेस्ट, मोस्ट लिक्विड प्रोडक्ट सेविंग्स स्कीम। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि थोड़ी लंबी अवधि वाली जो है फिक्स्ड डिपॉजिट की बात, राइट। उसमें भी जो मैंने एडवांटेज अभी बताए वही आपको मीडियम टर्म डैफ और मैफ जैसे हाइब्रिड प्रोडक्ट्स आप पिच कर सकते हैं। क्यों, क्या हुआ है इसमें, देखिए बैंक एफडी में आपको क्या 7%, 8% मैक्सिमम मिल सकता है, मगर आप उसको री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट में भी डालेंगे तब भी उसका टैक्स हर साल कटता है, अक्रूअल बेसिस पे कटता है। तो आपने निकाला नहीं पैसा, फिर भी आपको जो ब्याज की रेट है उसके ऊपर वो टीडीएस भी पकड़ता है, और आपका टैक्स भी रिटर्न के अंदर वो ना डेटा जाके इनकम टैक्स को पहुंचता है, और आपको अपने रिटर्न में उसको लेकर 30% टैक्स भरना ही पड़ेगा। वेरएस टैफ और मैफ ऐसे में जिस दिन आप उसको रिडीम करते हो उसी दिन टैक्स का इंसिडेंस आता है। तो एक पहली एडवांटेज है पोस्टपोनमेंट ऑफ द टैक्स। सेकेंड, जो इक्विटी ओरिएंटेड डैफ्स होते हैं या मैप्स होते हैं जिनका 65% इक्विटी प्लस आर्बिट्राज में रखते हैं, मोस्टली ऐसे फंड्स है इंडस्ट्री में, वहां पे आपको एक साल अगर रुक गए आप तो आपको सीधा 12% यानी 18.5% का टैक्स सेविंग सीधा आता है। तो डैफ और मैफ, डैफ का दूसरा नाम है बैलेंस एडवांटेज होता है, और मैफ जिसमें गोल्ड और सिल्वर भी शामिल होते हैं। तो ये एक एडवांटेज है सेलिंग में आपको कि ना ही ये डाइवर्सिफाइड है कि इक्विटी डेट, और उसमें आपको गोल्ड और सिल्वर की भी है, तो उसके रिटर्न भी आके इसके ओवरऑल रिटर्न प्रोफाइल को डेफिनेटली बैंक एफडी से बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता, फिर पोस्टपोनमेंट ऑफ द टैक्स है, और तीसरी बात एक्चुअल टैक्स का भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो आसानी से ये प्रोडक्ट्स लॉन्गर टर्म में बैंक डिपॉजिट की पोस्ट टैक्स रिटर्न को बीट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा चैलेंज की वो दुगना रिटर्न भी दे सकते हैं, क्योंकि एक 7% का बैंक डिपॉजिट भरिए, 30% टैक्स कटवा दीजिए, तो 7 माइनस 2.1 ना, 7 का 30%, तो 7 माइनस 2.1 4.9 हाथ में बैठता है। इसमें अगर 12% भी रिटर्न मिल गया और उसमें 12% का टैक्स निकल गया तो हाथ में 10% बैठता है ना, तो 4.9 से कंपेरिजन में 10 दुगना हो गया ना रिटर्न। तो ये डैफ और मैफ अगर 12% भी रिटर्न दिलवा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, वो समझिए कि बैंक डिपॉजिट से दुगना ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस। ऐसे पावरफुल मार्केटिंग के टूल्स है हमारे पास, फिर भी 60% लोग लो रिटर्न में ही रख रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। तो ये दिखाता है कि हमारी इंडस्ट्री अब तक इस क्षेत्र में हमारा अग्रेसिव मार्केटिंग नहीं हुआ है, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें आगे बढ़ते हैं उनकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी, कस्टमर का भरोसा उनके ऊपर बढ़ेगा, और ओवरऑल कस्टमर की भी भलाई और आपकी भी भलाई होगी। ये विन विन सिचुएशन हो सकता है। तो ये दोनों चीज आप याद रखिए कि हमारे पास अस्त्र है इंडस्ट्री के अंदर जो सेविंग्स बैंक और बैंक एफडी दोनों के खिलाफ लड़ सकते हैं सक्सेसफुली। आपको टाइम और एलोकेशन देना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें आपको कमर्शियल्स कम होंगे, मगर आपका कमर्शियल्स कंपेयर कीजिए कि अगर वो सेविंग्स और बैंक डिपॉजिट में डल रहा है तो जीरो है, जीरो के माफी कुछ भी कुछ मिल गया तो क्या खराबी है भैया। आप भी इसको सही तरह से समझकर सही तरह से पेश करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपकी धंधा बहुत बहुत आगे बढ़ सकती है। अब आगे बढ़े। Apologies, Sunil. Just one thing. I think the words in the slides are coming as muffled up, right? If you don't mind, I'll just reshare once again. If in case, Okay, I agree. That's why. That's why I was Yeah. realizing that, but I was continuing because मेरे तो slides पूरा मेरे मन में है, हाँ. तो so I have no challenge in talking about it. But you're right that
कोई उधर नंबर्स A lot of people are pointing out, that's why I figured तो once. पॉज करेंगे और फिर रीलोड करेंगे। Sure, अब yeah. थोड़ा धैर्य रखिए, 1 मिनट, हम रीलोड करते हैं प्रेजेंटेशन। और फिक्र मत कीजिए, इसके बाद हम प्रेजेंटेशन को भेजूंगा मैं सबको, तो आपके पास रिकॉर्ड भी होगा इस पीपीटी का सही तरह से। तो आज आप नोट्स नहीं ले पाए या कुछ नहीं हुआ तो फिक्र मत कीजिए, आपको एक कॉपी इसका हम भेजेंगे। This is better, no? बेटर, यस, ठीक है। तो अपॉलॉजीज, सो फार आपने कुछ मिस किया होगा तो नहीं, पर मेरी बातचीत आपने सुना होगा तो सही हो जाएगा, फिक्र मत करें। तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। थैंक यू, जिसने पॉइंट आउट किया उसको धन्यवाद आपको। राइट, तो फिक्स डिपॉजिट के खिलाफ हाइब्रिड फंड, ये है राइट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, और ये नई टैक्स एडवांटेज और क्या बना है पता है आपको, कि पहले 5 साल की एफडी में एटीसी का बेनिफिट मिल रहा था, अभी भी मिलता है, मगर नई टैक्स रिजीम में एटीसी को ही हटा दिया है। तो जो भी लोग 5 साल के एफडी में टैक्स बेनिफिट के कारण डाल रहे थे, अभी वो भी उनके पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि 50 ऑलरेडी लास्ट ईयर के रिटर्न फाइल हुए रिटर्न्स के माफिक 50% से ज्यादा ने न्यू टैक्स रिजीम पे ऑप्ट कर लिया है। और इस साल तो और भी बेनिफिट्स दिए हैं निर्मला जी ने न्यू टैक्स रिजीम के लिए। मेरा कॉन्फिडेंस है कि इस साल वो 60-70% लोग नए टैक्स रिजीम में बदल गए होंगे। तो ये एटीसी का जो बेनिफिट था पहले एफडी, वो भी अभी हट गया है, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़िए। और इसमें क्या हुआ है कि ये डेट फंड्स में अभी टैक्सेशन के जो डिफरेंस आई है, उससे कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स को भी एक टैक्स बेनिफिट मिला है जो पहले नहीं था पिछले साल में। तो मैं वो टैक्स के बारे में आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, बट जस्ट मैं हाईलाइट यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि एक और प्रोडक्ट आपको मार्केट करने के लिए आपके हाथ में है। आगे बढ़ेंगे। राइट, और गोल्ड की बात तो पता है आपको, तो रिटर्न गोल्ड ने अच्छा दिया है, चमक का रिटर्न, मगर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी आपको गोल्ड का रिटर्न इक्विटी के साथ मिलाकर देते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये सब लकीली मैंने ऑलरेडी ये बात कर ली है, क्योंकि एक स्टडी किया था इंटरनेशनली कि एक कस्टमर के पोर्टफोलियो में ऑप्टिमल क्या गोल्ड एलोकेशन होनी चाहिए। और उस ग्राफ में आपने देखा होगा कि लिखा है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, यानी रिस्क उठा रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं और रिटर्न भी बढ़ रहा है, मगर वो कितना जोखिम उठ रहा है, क्या उतना रिस्क बढ़ रहा है, वो ग्राफ देखे। तो ये ग्राफ में देखे आप, ये ऊपर जाते जाते फिर नीचे गिर जाता है, यानी 14 से 18% गोल्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो, वो ही बेस्ट आपको रिवॉर्ड और रिस्क का इक्वेशन में बैठता है। तो जनरली आप इसको एक रूल लेकर आपके कस्टमर को भी एडवाइस कर सकते हैं। तो इसलिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में भी मैक्स 20% तक गोल्ड का भी अप्रूवल है, तो वो आइडियल सिचुएशन को इस्तेमाल करती है। आगे बढ़ेंगे। और सिल्वर का भी आपने देखा चमक, तो आज बहुत सारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स सिल्वर। तो मैं एक बात कहूं कि यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की बात है कि मल्टी एसेट एलोकेशन एक अच्छी तरीका है आपको, जहां पर उसको इक्विटी का भी गोल्ड का दोनों का एक सही एलोकेशन मिलता है। मगर अगर कस्टमर सोचता है नहीं नहीं मेरे को चांदी ईटीएफ में डालना है और गोल्ड में डालना है, भले ही आपको उसमें कमाई न हो, आपको उसको रेकमेंड कीजिए, ताकि जैसे मैंने कहा भरोसा बिल्डअप करना है। तो जो भी उसकी इच्छा है उसके हिसाब से आप कीजिए, धीरे धीरे उसमें थोड़ा मल्टी एसेट में भी आप डाइवर्ट कर सकते हैं। मगर वो कहता है नहीं मेरे को ईटीएफ करना है, उसका भी आप फैसिलिटेशन प्लीज कीजिए। हर रुपए में आप कमाई को बारे में मत सोचिए, भरोसा आप कमा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। रुपए की ट्रेल कमीशन की कमाई ना हो फिर भी उसको इग्नोर मत कीजिए प्लीज, यही मेरी सलाह है। आगे बढ़े। और ये छोड़ेंगे, अभी सोना और चांदी पे डिस्कशन उतना जरूरी नहीं है, सोना और चांदी दोनों में थोड़ा बहुत रखना ही है, वो है। और मल्टी एसेट एलोकेशन में ऑलरेडी हमने डिटेल में बात कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड बात क्या है कि यहाँ पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में भी देखें बहुत फर्क होता है, क्योंकि लोगों का लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इक्विटी के अंदर भी बदलाव होता है। तो आपका सलाह इंपॉर्टेंट है, सही मल्टी एसेट फंड को चुनना। इसलिए मैंने पेश किया है कि हर एक में पी रेशो अलग होता है, स्मॉल कैप का शेयर अलग होते हैं, हर फंड मैनेजर की सोच अलग होती है। तो आपके कस्टमर के जोखिम लेने की क्षमता से आप उसको सही तरह से मल्टी एसेट एलोकेटेड फंड भी चुनने की जरूरत है। शार्प रेशो ये सब डिटेल में हम शायद फ्यूचर में कवर करते हैं कि कैसे रिस्क
फंड के रिस्क को जज किया जाए, वो अलग हम सेशन करते हैं एक ना एक दिन। आगे बढ़े। तो ये पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो एमएफडी का अल्फा और पैसिव निवेशक, अभी ये पैसिव निवेशक माने पैसिव फंड में डालने वाला नहीं, जो इक्विटी को खरीद कर सोचता है कि मैंने आईटीसी को खरीद लिया, कोलगेट को खरीद लिया, बस मैं बैठ जाऊंगा, वो सब मेरे लिए काम कर देंगे, उसके लिए ऐसी तरह के अभी आप अल्फा ऐड कर सकते हो। कैसे? अब देखें कि डेटा से, तो अगले स्लाइड में ये है निफ्टी की कंपनीज। 1990s में शुरुआत हुई थी निफ्टी की। किसी ने बोला कि हो मैंने निफ्टी का 50 कंपनीज खरीद लिया, मैं 20 साल 30 साल ऐसे वेट करता हूँ, क्योंकि गुडी है और लार्ज कैप है, निफ्टी भी इंडेक्स है। प्रॉब्लम क्या होता है कि निफ्टी इंडेक्स का चर्न होता है, हर क्वार्टर हर 6 महीने में उधर कंपनियां घुसती है निकलती है, घुसती है निकलती है। तो 96 से 2000 की बात करें तो कौन सी कंपनियां थी? ये लेफ्ट वाला सर्कल में आप देखते हैं और राइट वाला सर्कल, और जो ओवरलैप का सर्कल है काले में बीच में, यहाँ पे आपको एसबीआई दिखता है, आईटीसी दिखता है, खाली ये कंपनियां 1996 में निफ्टी में थी और आज भी निफ्टी में है। बाकी सब कंपनी निफ्टी से चले गए और नए कंपनी घुस गए। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनियां तभी शामिल ही नहीं थी, कुछ या शामिल थी बट छोटी थी, अब बड़ी हो गई है। तो चर्न होता है इक्विटी में, लीडर्स का चर्न होता है। कुछ गिने चुने कंपनी ही लॉन्ग टर्म तक उस इंडेक्स में टिके रहते हैं और उसका भी गारंटी नहीं है कि कौन सा होगा वो कंपनी। इसीलिए सिंपली बाय एंड होल्ड इन इक्विटी शेयर्स से आपको काम नहीं बनेगा। ये डेटा आप दिखा सकते हैं उनको। एक प्योर इक्विटी इन्वेस्टर जो कहता है कि मेरे को क्या है, म्यूचुअल फंड वाली बात क्यों, व्यापार सलाहकार क्यों, मैंने निफ्टी खरीद लिया, इंडेक्स हो गई, बात नहीं बनती है उससे। उसको रिटर्न बहुत हो जाते हैं। जिन कंपनियां यहाँ से निकल गए उनकी तो नुकसान होगी उसकी, और जो आ गए वो पोर्टफोलियो में नहीं रहेगी। राइट, तो आगे बढ़े। ये डायरेक्ट स्टॉक इक्विटी के बारे में था। और क्या है कि अच्छी कंपनियां होती है, पर सभी अच्छी कंपनियां अच्छी रिटर्न नहीं देती है, क्योंकि हर एक का एक प्राइस होता है, एक वैल्यू होता है। तो हर एक अच्छी कंपनी की वैल्यू अच्छी होती है क्योंकि कंपनी अच्छी है, जैसे एशियन पेंट्स लो, टाटा केमिकल्स लो, टीसीएस लो। बट एक पीरियड मैंने चुना है जहां पर इन्होंने 3 साल तक 0 रिटर्न दिया, क्योंकि ऑलवेज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होता है स्टॉक्स के लिए, और उस हिसाब से उसके दाम बढ़ती है। ये स्टॉक भी एक कमोडिटी होती है। तो अच्छी कंपनी को खरीद से मेरा रिटर्न अच्छा बनेगा, ये गलत फहमी है। बहुत अच्छे कंपनीज ने 0 रिटर्न भी दिया है। तो इसलिए फंड मैनेजर की जरूरत है कि वो अच्छी कंपनी को अच्छे दाम पे पकड़े ताकि रिटर्न मिल सकते। तो ये भी एक म्यूचुअल फंड ही कर सकती है, डायरेक्ट स्टॉक निवेशक से ये नहीं हो पाएगा। आगे, और सेकंड है कि ये एक्टिव निवेशक, तो पैसिव निवेशक की बात की, अब ये एक्टिव निवेशक पैसिव फंड्स में भी डालेगा, एक्टिव फंड में भी डालेगा। ये निवेशक की एक्टिविटी बात। आगे बढ़े। तो ये एक्टिव फंड्स में भी डाल सकता है, पैसिव फंड्स में डालता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है आपको कि इंडेक्स की परफॉर्मेंस में भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स आ सकती है ना। ये प्योर इंडेक्स की परफॉर्मेंस है निफ्टी 50 का, और देख रहे हैं कि वहां पे भी 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा नहीं है कि खाली पैसिव निवेश से उसको लॉस से प्रोटेक्शन मिला है, पैसिव से भी उसको लॉस आ सकती है, ये दिलवाना है। और कई ऐसी स्थितियां हैं जहाँ पे इंडेक्स में नेगेटिव हुआ है और एक्टिव फंड्स ने उसी पीरियड में पॉजिटिव रिटर्न भी दिलवाया है। आगे बढ़े। और इसमें रहता है एक और चीज जो कहते हैं स्मार्ट बीटा पैसिव। कैसे होता है? ये पैसिव में ही एक वैल्यू, एक मोमेंटम, एक क्वालिटी, ऐसी बातें आपने सुना होगा। मगर ये भी देखिए कि कोई गारंटी नहीं है कि हर साल कुछ एक स्ट्रैटेजी चुना तो वही टॉप में आएगी, क्योंकि हर साल में देखिए कौन सा पैसिव, इसको कहते हैं स्मार्ट बीटा। ये स्मार्ट बनने की कोशिश कहते हैं कि अभी वैल्यू का जमाना है, वैल्यू में डालेंगे, अब मोमेंटम का जमाना है, मोमेंटम में डालेंगे। तो स्मार्ट समझते हैं, स्मार्ट पैसिव, और मगर पैसिव है, कोई फंड मैनेजर में नहीं है खाली। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक साल में मोमेंटम आगे था, एक साल में वैल्यू आगे थी, एक साल में क्वालिटी आगे थी, एक साल में निफ्टी 50 आगे थी।
तो इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो यहीं पे बैठता है आपका वैल्यू एडिशन, वो है एसेट एलोकेशन। अगर आप उसकी पैसिव पोर्टफोलियो भी और करना चाहता है तो उसको मना मत कीजिए, कन्विंस तो करेंगे आप एक्टिव में, अगर नहीं अग्री किया तो उसको छोड़ दीजिए मत कि वो अपने आप पैसिव करे। आपको उसको एडवाइस कीजिए और वो आप उसको स्मार्ट के पैसिव का एसेट एलोकेशन कितना कौन से पैसिव में डालना है, ये आप उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं। किसके लिए? कमीशन के लिए नहीं, भरोसे को बिल्ड करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके थ्रू किया तो रेगुलर प्लान ऑफ पैसिव फंड्स या स्मार्ट बीटा पैसिव फंड्स में भी आपको बेटर कमीशन मिलता है। थोड़ा बहुत डेट के खिलाफ बेटर होता है ना, आप सबको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। नेचुरली एक्टिव रेगुलर फंड्स के कंपैरिजन में कम होता है, मगर कस्टमर अगर डायरेक्ट जाके पैसिव करें उससे तो आपकी इनकम इतनी तरफ तो बढ़ेगी। तो अगर आप उसके सलाहकार बन गए, पूरी जो उसकी इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो है और वो एक्टिव इन्वेस्टर है, वो पैसिव में भी खिलवाड़ करना चाहता है और स्मार्ट बीटा में भी करना चाहता है और एक्टिव में भी करना चाहता है, सभी के बारे में अगर आप उसको सलाह देंगे तो उसका भरोसा बढ़ेगा और वो उसको आपके थ्रू रूट करेगा। तो अगर आप उसको रेगुलर प्लान ऑफ पैसिव फंड में डालेंगे तो आपकी कमाई भी कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो आपको एक्टिव इन्वेस्टर के लिए पूरी उसकी जो एसेट क्लासेस है, प्योर पैसिव, स्मार्ट बीटा पैसिव और एक्टिव, इन सब में आपकी जानकारी तंदुरुस्त होनी चाहिए ताकि आप उसको सही सलाह दे पाए। राइट, तो आगे बढ़े। अभी वाला स्लाइड स्किप कर रहे थे, ये खाली ओवरऑल इंडस्ट्री का ब्रेकअप है कि कौन सी तरह के फंड में कितना है। तो जैसे आपने देखा सेक्टोरल थीमेटिक में मिलाकर 15% है, तो बट ढेर सारे सेक्टोरल है। एक्चुअली देखें तो फ्लेक्सी कैप का 15%, सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज जो है कस्टमर के पास ज्यादा फ्लेक्सी कैप है, क्योंकि वो जनरली लार्ज कैप ओरिएंटेड होती है। फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे आती है मिड कैप फंड, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेहतरीन है, और फिर आते हैं लार्ज कैप। अभी भी स्मॉल कैप का उससे भी कम है, मगर ब्रॉडली ये सब डबल डिजिट में है, यानी रीजनेबली डाइवर्सिफाइड है कस्टमर की इंटरेस्ट, क्योंकि हर कस्टमर की जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है, तो वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। ये जस्ट एक स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री का स्नैपशॉट है। जस्ट आगे बढ़ेंगे इसमें। और फिर आप देखें तो कैटेगरी वाइज भी, राइट, तो कई कैप कर्व का अलोकेशन बदलता है। तो एसेट एलोकेशन की बात यहीं पे उठती है कि आपको कस्टमर के एंड में आप जो भी फंड देते हो, कस्टमर के एंड में उसका टोटल लार्ज कैप का कितना एक्सपोजर है, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में। क्योंकि फ्लेक्सी कैप के जरिए थोड़ा उसको लार्ज कैप भी मिलेगा, मिड कैप भी स्मॉल कैप, मल्टी कैप फंड से उसको तीनों में कुछ ना कुछ मिलेगा। मिड कैप फंड्स में भी थोड़ी लार्ज कैप्स होती हैं, मिड कैप फंड्स में भी थोड़ी स्मॉल कैप होती है, स्मॉल कैप फंड्स में भी थोड़ी मिड कैप होती है और थोड़ी मे भी लार्ज कैप भी कोई फंड में जा सकता है। तो आपको कंप्लीट कस्टमर का एक एक्सपोजर आपको जानना है, ताकि आप सही तरह उसको नए जो अलोकेशन करते हैं उसको देखें कि उसके ऑलरेडी कितना है स्मॉल कैप में। तो ये जानकारी जानना जरूरी है। तो आपको एक लेवल डीपर जाना होगा, फैक्ट शीट स्टडी करके, जो कस्टमर के फंड्स में आपने निवेश किया है, कस्टमर के पैसे को, उसका कितना आपको स्मॉल कैप का अलोकेशन, मिड कैप, ये जानकारी जरूरी है, ताकि उसके जोखिम लेने की क्षमता के अगेंस्ट आपका अलोकेशन भी मैच हो जाए। आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे करना था कि सब लोग समझते हैं कि मिड कैप बहुत रिस्की है, कस्टमर्स, राइट। आप मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप, तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि मिड कैप फंड्स में एक पीरियड उधर दिखाया मैंने 3 साल का, 3.5 साल का, रिस्क और रिटर्न में इजिली आपका रिटर्न रिस्क से ज्यादा है। यस, मिड कैप्स हायर रिस्क है लार्ज कैप से, मगर वो रिटर्न भी उस हिसाब से देते हैं। तो आपको भी मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि खाली रिटर्न के बेसिस में जाकर बातचीत करना बहुत बहुत गलत है। हर कैटेगरी का एक रिस्क होता है और रिस्क की कंपैरिजन से
ये खाली मैंने रिस्क और रिटर्न साथ में दिखाया, आप प्लस माइनस करके देख सकते हैं कि कितना एडिशनल, बट इसका रेशियोज जो होते हैं, शार्प रेशियो जो उसको डिवाइड करते हैं, और ये रिटर्न को भी देखना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मुफ्त में आपको 6.5% मिलता है, उसके ऊपर कितना मिला ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि रिस्क उठाने के लिए इतना मिला है, मगर विदाउट रिस्क 6.5 तो मिलता है गवर्नमेंट में। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड, ये कस्टमर को, मैं बार बार कह रहा हूं ये बात कि रिस्क को समझिए, कस्टमर का, प्रोडक्ट का रिस्क को समझिए, और बातचीत करते वक्त रिस्क और रिटर्न दोनों को साथ में मिलाकर ही बात कीजिए, खाली रिटर्न की बात मत कीजिए। लॉन्ग टर्म में यही आपको काम आएगा, एक भरोसेमंद रिलेशनशिप बिल्ड कर कर एक वॉलेट शेयर को आप पेनिट्रेशन इंक्रीज कर सकते हो। आगे बढ़े। और स्मॉल कैप फंड में भी हर एक स्मॉल कैप फंड इक्वल नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल कैप का डेफिनेशन मैं बताऊं कि टोटल मार्केट कैप लीजिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप रखेंगे मार्केट की कंपनी आपको, तो पहली 100 कंपनी जो होती है टॉप मार्केट कैप से 100 नंबर तक, उसको लार्ज कैप माना जाता है सेबी के रूल के तौर पर। फिर 101 से लेकर 250 तक, यानी 150-150 स्टॉक, उनको मिड कैप माना जाता है। फिर 251 से लेकर नीचे स्मॉल कैप। अब इंडेक्स निफ्टी 500 या इंडेक्स में है 500 स्टॉक्स, तो 251 टू 500 जनरली स्मॉल कैप यूनिवर्स माना जाता है। और उसके बाद जो छोटे कंपनियां हैं उनको माइक्रो कैप और नैनो कैप ऐसी छोटी छोटी। तो क्या होता है कि यहाँ पर जितना आप कम मार्केट कैप वाले कंपनी में निवेश करते हो उतना जोखिम ज्यादा है, रिटर्न रिवॉर्ड का पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। तो हर एक स्मॉल कैप फंड एक तरह का नहीं होता है, आपको देखने की जरूरत है कि कितना उसने स्मॉल कैप यानी 251 टू 500 डाला है, कितना माइक्रो कैप में भी डाला है, और कितना रिस्क उठा रहा है। तो दो स्मॉल कैप फंड्स इक्वल नहीं होते हैं रिस्क और रिवॉर्ड में। कैटेगरी में हमने बताया कि स्मॉल कैप हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड में है, और उसके अंदर ही बहुत से फर्क होते हैं, एक फंड हाउस के स्मॉल कैप और दूसरे फंड। तो ये भी जानना जरूरी है, ताकि आप अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो में छोटी मोटी कंपनियों का अलोकेशन ओवरऑल कितना है, माइक्रो कैप, नैनो कैप, उस हिसाब से आपको भी जज करना चाहिए कि ये कस्टमर का पोर्टफोलियो में जोखिम ज्यादा है कंपेयर टू हिज रिस्क एपिटाइट या कम है। तो उस हिसाब से आप एडिशनल अलोकेशन कर सकते हो। तो उस फंड्स को स्टडी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। राइट, अब SIF इसमें सबसे जोखिम वाला चीज है, तो वो नेचुरली आपको फैक्टर करना चाहिए। दो चीज इसमें होती है, मैं कहूंगा कि क्योंकि 10 लाख मिनिमम है, तो मेरी सलाह है कि 1 करोड़ रुपए अगर कस्टमर का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपके पास हो तो ही आप SIF में उसका निवेश करें। और जब सभी के पास जो 1 करोड़ हो उनको नहीं डाले इसमें, क्योंकि ना ही उसके पास 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तो कि 10% वो इसको अलोकेट कर सके एटलीस्ट, मगर उसकी नॉलेज लेवल और जोखिम उठाने की क्षमता ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 करोड़ म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए और उसकी जोखिम उठाने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी आप SIF में घुसे। ठीक है, आगे बढ़ते ये जब SIF के बारे में हम अलग क्लास ले लेंगे, तो ये सब स्किप करेंगे अभी। सब में आगे बढ़ते हैं। आगे आगे ये, राइट। और इसमें इंटरनेशनल एसेट आपने देखा होगा, पिछले साल में निफ्टी लार्ज कैप्स का एक साल में रिटर्न बना 8%, 7-8%। मिड कैप्स का करीबन फ्लैट था और स्मॉल कैप का नेगेटिव था। मगर इंटरनेशनली हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट, चाइनीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, इन सब ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो ऐसा होता है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मगर ऐसी बात नहीं है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑलवेज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट हो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, वैल्यूएशन की बात आती है। फंड मैनेजर FIS को लगता है कि कोई और देश में ग्रोथ भले ही कम हो मगर दाम बहुत कम हुए, तो वो उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो इस हिसाब से आपको धीरे धीरे अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एसेट एलोकेशन भी बढ़ाना है।
मानते हैं कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड का लिमिट भरा हो गया, बट फिर भी गैप्स है। और उसके अलावा आपको LRS करके एक स्कीम है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम RBI का, जिसमें हर व्यक्ति $250,000 राइट डाल सकता है अपने पैसों से इंडिया के बाहर। तो फैमिली में मिला तो $1 मिलियन। $1 मिलियन होता है 8 करोड़ रुपए, करीबन 8 से 9 करोड़ रुपए आज के दिन में। तो क्या कह रहा हूं मैं कि कस्टमर के रूट है म्यूचुअल फंड के जरिए, सेकंड रूट है LRS के जरिए, जहां पे गिफ्ट सिटी में बहुत से फंड्स अभी लॉन्च होंगे, शुरू हो गया है। आप इंटरनेशनल एक्सपोजर जरूर इंक्लूड कीजिए, खास करके 2 रीजंस के कारण। एक, ऑल द टाइम इंडिया ऑलवेज बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं रहेगी, इसलिए थोड़ा बहुत उधर रखना उचित होगा। सेकंड बात क्या है कि इंडियन रुपी एक डिवैल्यूइंग करेंसी है, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट रेट 6.5 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोरिंग रेट 10 साल, और यूएस का है 4% के करीब। तो 2.5% की फर्क है। तो रूल यही है कि हर साल एवरेज में 2.5% रुपये को वीकन होना है। कभी स्ट्रेंथन भी होती है, कभी 7% भी वीक होती है, जैसे पिछले साल हुआ है। मगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री बताती है आपको कि रुपये का डिप्रिसिएशन 3 to 3.5-4% रहा है। तो ये डिप्रिसिएशन रुपये का आपको इंटरनेशनल फंड्स के जरिए सीधा आपके कस्टमर के पोर्टफोलियो में मिलेगा। तो डिप्रिसिएशन का बेनिफिट उठाना है तो इंटरनेशनल फंड जरूरी है। और फाइनल बात कहूं, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे अपने निवेशक, मिडिल क्लास वाले निवेशक, ये ख्वाब रखते हैं कि अपने बेटे को, बेटी को इंटरनेशनल फॉरेन में भेजो पढ़ाई के लिए। मगर फॉरेन की पढ़ाई की फीस भी इन्फ्लेशन के जरिए बढ़ रही है। उसके अलावा हमारी डिप्रिसिएशन कारण हमें जितना रुपए चाहिए होगा उस दिन उनको फॉरेन भेजने के लिए, फीस भराने के लिए, वो भी बढ़ता होगा ना। तो इंटरनेशनल निवेश करने से आपको वो करेंसी डिप्रिसिएशन से प्रोटेक्शन मिल जाता है। आप एक कॉर्पस भी बढ़ा सकते हो, जिससे वो अपना फॉरेन एजुकेशन अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए इजीली फाइनेंस कर सकता है। तो इंटरनेशनल एक पावरफुल टूल है जो आपके हाथ में होना चाहिए। नेचुरली आपकी जानकारी, इसमें आपका भी आपका टाइम एंड एनर्जी आप इनको स्टडी करके रिकमेंड करने के लिए, क्योंकि हर साल डिफरेंट देशेस में डिफरेंट एसेट क्लासेस आगे बढ़ते हैं। तो ब्लाइंडली आप जस्ट इंटरनेशनल चुन के डालना उतना इजी नहीं है, आपको भी स्टडी करने की जरूरत है। आगे बढ़े। और सेक्टरल एलोकेशन, राइट। सेक्टरल फंड्स में हाईएस्ट रिस्क हाईएस्ट रिवॉर्ड है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर फंड्स होते हैं। अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि बहुत सारे सेक्टरल फंड आके, एनएफओ आके लोगों ने निवेश किया है, क्योंकि पास्ट रिटर्न्स को देखकर निवेश किया है। आगे बढ़ेंगे। और ये भी आगे बढ़ेंगे, ये ऑलरेडी हमने स्लाइड देख लिया है इसको नहीं। तो ये आई थिंक वी कैन स्किप दीस सेक्टरल स्लाइड्स, स्किप, ये भी स्किप करेंगे। हाँ, ये एक एक, एक बोला प्लीज के प्रीवियस, एक मिनट, इसके पहले। तो सेक्टरल ग्रोथ आउटलुक देखें तो ये वही स्लाइड। तो आप देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ हर सेक्टर की अलग होती है। तो आपको सेक्टरल फंड्स जोखिम उठाने वाले कस्टमर को देते हैं, तो उसको भी उस हिसाब से आपको हर सेक्टर की जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसको सामने रखते हुए फ्यूचर की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये जानकारी रखते हुए ही आपको सेक्टरल फंड्स को ऐड करना है, राइट। तो इस हिसाब से आपको, जैसे मैंने बताया, ओवर एलोकेशन होता है, उसके बाद उसमें इंटरनेशनल भी जोड़ने की जरूरत होती है, और सेक्टरल के जोड़ने की, उसमें कितना इंटरनेशनल कितना सेक्टरल, वो कस्टमर की जोखिम उठाने की और कितनी लॉन्ग टर्म आउटलुक है उस हिसाब से आप डिसाइड करें। यस, यू कैन गो फॉरवर्ड। तो फ्यूचर की बात करें तो ये 10 सेक्टर मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिनका भविष्य में ये 10 सेक्टर भारत को आगे लेके जाएगी। सब में आज फंड्स नहीं है, और आने वाले दिन में एएमसी लॉन्च करेंगे, तो इनकी भी आप जानकारी पढ़ाई करके रख लेंगे। तो जैसे ये लॉन्च होते हैं, ये सब उभरते हुए सेक्टर है, इसमें पोटेंशियल है।
बट और उनकी जो कितनी गुना उनकी इकोनॉमी में शेयर बढ़ने वाली है ये भी दिया है मैंने। तो इसको मन में रखते हुए आप स्टडी करके नॉलेज रखिए अपने पास, तब ये सेक्टर फंड लॉन्च होंगे, तब आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यही है वो, और सेक्टर के बारे में इतना ये भी एक नोट कीजिए कि वो नए सेक्टर से, और ये है एग्जिस्टिंग सेक्टर्स में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग आपको 2030 तक दिखेंगे। फार्मा है, डिफेंस है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है और ऑटो है। तो ये सब मिला के आपको एक हाई ग्रोथ सेक्टर्स माना जा सकता है। और स्किप स्किप दिस स्लाइड, ये भी स्किप करेंगे। ओके, फाइनली बात में आऊं कि आपकी सलाह खाली फंड सिलेक्शन में नहीं होती है, फंड मैनेजर सिलेक्शन में भी इंपॉर्टेंट होता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। क्यों मैं बता रहा हूं, ये गिने चुने पीरियड में मैंने लिया कि टॉप 4 फंड्स इंडस्ट्री में उनका 18 से 22% का रिटर्न था। वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड का था 15 से 9% नेगेटिव रिटर्न। यानी अगले स्लाइड में देखेंगे तो गुड फंड मैनेजर बैड फंड का फर्क है 35% का रिटर्न में डिफरेंस। सो सही फंड मैनेजर को उसकी ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर, उसकी आउटलुक को देखकर, वो कैसे डाउन साइड को मैनेज करता है जब सिचुएशन अच्छी नहीं हो, कैसे अपसाइड को कैप्चर करता है जब अच्छी हो, ये सब आपको स्टडी करने की जरूरत है। उस चीज पे ऊपर भी हम फंड मैनेजर सिलेक्शन के ऊपर एक और दिन हम बात करेंगे, मगर ये वैल्यू ऐड है आपकी ओर से, क्योंकि कस्टमर डायरेक्टली जाके डायरेक्ट प्लान में डालता है, बोलता है कि मैंने किया, मगर उसने गलत फंड मैनेजर को चुन लिया तो नुकसान उसी का होगा। तो अगर जितनी हद तक आप होमवर्क करें और उससे बात करें कि ये फंड मैनेजर की खास चीज ये है, ये इस कॉल ले रहा है, ये ऐसे किया है, पास में इसकी रैक रिकॉर्ड है, इसलिए ये नए फंड या उसके इसमें एलोकेशन आप रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस है आपका एमएफडी का अल्फा। सही फंड अगर आपने चुना तो मैक्सिमम 35% तक एडिशनल रिटर्न आप दिलवा सकते हो अपने कस्टमर। और इसमें खास क्या है कि नए एमसीज उभर रहे हैं बहुत सारे, तो बहुत बहुत नए फंड मैनेजर्स भी आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊं कि एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फंड मैनेजर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली एक्सपीरियंस फंड मैनेजर ही गुड है, क्योंकि एक्सपीरियंस में होता है डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने की क्षमता, मगर यंग गन नया में होता है कि उभरते हुए अपॉर्चुनिटीज को जल्दी से ग्रैब करना। दोनों में भलाई है, दोनों में बुराई भी है, क्योंकि अर्ली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं, नुकसान भी हो सकता है, और डाउनसाइड प्रोटेक्ट करते करते वो अपसाइड को भूल ही जाएगा एक्सपीरियंस्ड मार्क्समैन। तो इसीलिए ये जानकारी मैं दे रहा हूं कि इंडस्ट्री में देखिए आज 1700 लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर है। तो इनको चुनने में आपको बहुत स्टडी करना होगा कि उनकी सोच क्या है भैया। तो वेरएस एक्सपीरियंस फंड मैनेजर 8 साल 15 साल के ऊपर गिने चुने हैं। तो आपको जोखिम मैनेज करना है तो एक्सपीरियंस वाले से जाइए। आपको कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है और उसकी थॉट प्रोसेस अच्छी है तो आप यंग फंड मैनेजर को भी उस विषय में चूज कर सकते हैं। तो ये जस्ट कुछ गाइडेंस टिप्स थी आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये है नई उभरती हुई फंड्स की संख्या बढ़ रही है, 53 हुआ है, अब 60 को पार कर देगा कि बहुत सारे और भी एप्लीकेशन सेबी के पास आ रहे हैं और अप्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बहुत डीप टेक्स्ट बहुत है, तो ये जस्ट कुछ खास चीजें जिसके कारण नए फंड हाउसेस आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, इतना रेलेवेंट नहीं है अभी, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी स्किप करते हैं गुनिया, स्किप दिस स्लाइड, स्किप दिस स्लाइड। व्हाट इज दिस? हाँ, ये भी स्किप कर सकते हैं, ये सब इतना रेलेवेंट नहीं है। ये अपना टोटल हमने फुल प्रेजेंटेशन को यहाँ पर रखा है। ओके, तो अवसर आगे बहुत बड़ा है, ये तो आपको अभी जानकारी हुई होगी।
और यहाँ से मैं कहूँगा कि एमएफटी के लिए एक्शन प्लान, अपने नए निवेशकों की संख्या बढ़ाएं। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं 2 मिनट इसको रखूंगा, शायद आपको चाहिए तो आप इसको फोटो ले सकते हैं, और जैसे मैंने कहा हम सर्कुलेट भी करेंगे। ये एक नए निवेशक को अप्रोच करने के लिए एक एमएफटी को क्या करना चाहिए, राइट। एक और सेकंड, 10 सेकंड के लिए इसको रखें, ताकि लोग अगर जरूरत चाहिए तो वो फोटो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड पे जाएंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये निवेशक में आपका वॉलेट शेयर बढ़ाने के लिए ये है। ओके, तो इसको भी 10 सेकंड रखें। Right, now you can go to the next slide. ओके, तो अब इसके बाद ये नई लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात कर रहा हूं मैं, तो विकसित भारत की यात्रा में, नेक्स्ट स्लाइड। तो हम करते हैं, अभी ये इकोनॉमी के ऊपर है तो आज हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 1.25 घंटे हो गए। तो सुकन्या, एट दिस स्टेज आप अपना एसेट प्लस वाला प्रेजेंटेशन में शुरू कर दीजिए, और मैं 1 मिनट के लिए भाइयों बहनों मैं लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरी बैटरी डाउन है और मैं फोन से लॉग इन कर रहा हूँ। सुकन्या, आप जस्ट कंटिन्यू कीजिए, आपके जो एसेट प्लस वाले स्लाइड में आ जाइए। इन द मीन टाइम मैं यहाँ से लॉग आउट कर वहां पे आ जाता हूँ, और आई रीवाइंड फ्रॉम माय फोन, ठीक है? श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो आई होप कि सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है अच्छे से। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। सो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे, अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो एसेट प्लस आप लोगों को कैसे हेल्प करेगा आगे जाके आपको आपकी बिजनेस स्केल करने में, बिजनेस को और ग्रो करने के लिए। और अगर आप अभी अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सही समय है आपके लिए स्टार्ट करने का, और हम आपको बताएंगे कि कैसे एसेट प्लस एकेडमी आपको हेल्प करेगा आपकी जर्नी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की शुरू करने के लिए। तो सॉरी, मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं। हम क्वेश्चंस लेंगे बाय द एंड ऑफ द सेशन, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम फ्यू मोर मिनट्स एंड हम बाय द एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चंस लेंगे। ऑलराइट, सो हाँ, आपकी जर्नी शुरू होती है 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका पहला स्टेप होता है NISM 5A एग्जाम क्लियर करना। तो उसके लिए आपको NISM 5A NISM के वेबसाइट में एक प्रोफाइल बनानी होती है। NISM का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स की पासिंग मार्क्स होती है और 1500 फीस होती है। एसेट प्लस एकेडमी आपको पूरा सपोर्ट करता है कि आप कैसे इस एग्जाम को क्लियर करें, उसके बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी। नाउ सेकेंड स्टेप होता है आपका ARN लेना। ARN मतलब आपका एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। सो एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना लाइसेंस पाते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे इंडिया में प्रैक्टिस करने का, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप। इसका फीस होता है 3500 जो आप डायरेक्टली एम्फी को पे करते हैं। उसके बाद द फाइनल स्टेप दैट इज एम्पैनलमेंट। आप जुड़ जाइए, किसी भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेफिनेटली, एसेट प्लस के साथ या फिर किसी भी AMC के साथ, एंड अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू एसेट प्लस आपको कैसे मदद करता है आपका NISM 5A एग्जाम क्लियर करने में। बहुत ही सिंपल एग्जाम है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मन बना ले तो आप 14 दिन के अंदर भी ये एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास 3 टाइप के ट्रेनिंग कोर्सेस है। तो पहला है हमारा 14 डे गाइडेड ट्रेनिंग कोर्स, जहाँ पे बेसिकली आपको एक एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ 14 दिन तक क्लासेस मिलती है। 1 से 1.5 घंटे की लगभग एक क्लासेस होती है, Q&A सेशंस होती है और मॉक टेस्ट भी मिलती है। तो बेसिकली आपको पूरा NISM 5A एग्जाम क्लियर करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सके। नाउ हमारा एक सेकेंड
मेथड ऑफ लर्निंग भी है, जहाँ पे जिसको हम सेल्फ स्टडी कोर्स कहते हैं। तो सेल्फ स्टडी में जो भी इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं या फिर प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये उनके लिए आइडियल है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलती है। रिकॉर्डेड सेशंस आप अपने टाइम से देख सकते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है आपके रिविजन और आपके प्रिपरेशन कितना हुआ है वो चेक करने के लिए। फाइनली हमारा एक थर्ड टाइप ऑफ कोर्स है, जहाँ पे बेसिकली हम 25 से ज्यादा सिटीज में जाके ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं। सो ये वन डे लाइव ट्रेनिंग क्लासेस हैं, जहाँ पे एक इंटेंसिव लाइव प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम पूरा NISM 5A के सारे मॉड्यूल्स कवर करते हैं एक ही दिन में एक एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ। और इस नेक्स्ट हम जिस भी शहर में जाएंगे उसका हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और हमारा नेक्स्ट गाइडेड ट्रेनिंग सेशन होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से शुरू होगा। जो भी डेट्स सिलेक्ट होता है हम आपको मेल पे भेज देंगे। नाउ ये हो गया कि आप एसिड प्लस के साथ अपना, हाँ, सो ये हो गया कि आपने एसिड प्लस एकेडमी के साथ आपका NISM 5A क्लियर किया, आपको ARN मिल गया। नाउ ARN और NISM 5A क्लियर करने के बाद आपको बेसिकली लाइसेंस मिल चुका है। लाइसेंस मिलने के बाद ऑब्वियसली आपको एक गाड़ी चाहिए जगह जगह पे ड्राइव करके जाने के लिए। बेसिकली आपका ग्रोथ या आपका जो पोटेंशियल है वो रीच करने के लिए एक प्रॉपर गाड़ी चाहिए। उसके लिए एसिड प्लस आपको मदद करेगा, एसिड प्लस बनेगी आपकी गाड़ी। सो मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा एसिड प्लस के बारे में। करेंटली एसिड प्लस आपको पता ही होगा कि एसिड प्लस के साथ ऑलरेडी 18,000 के ऊपर पार्टनर्स जुड़े हुए हैं और हम मंथली ओवर 5 लाख ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। सो एसिड प्लस इंडिया का लीडिंग कंप्लीटली फुल्ली असिस्टेड डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको अपना बिजनेस संभालने के लिए, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम मिलता है, जहाँ पे आप अपना बिजनेस कंप्लीटली संभाल सकते हैं, अपना वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस। आपको एक अनोखी चीज बताना चाहूंगी हमारे एसिड प्लस के फाउंडर्स के बारे में। सो हमारे जो फाउंडर्स हैं मिस्टर विश्रांत सुरेश एंड अवनीश राज, ये दोनों इन दोनों ने ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे इश्यूज फेस करते हैं। एंड तो एसिड प्लस भी उन्होंने बनाया था इसी मोटिव के साथ, ताकि उन्हीं इश्यूज को सॉल्व कर पाए, उन्हीं चैलेंजेस को वो बेसिकली सॉल्व कर पाए, जो भी चैलेंजेस ऑन अ डे टू डे बेसिस हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फेस करते हैं। Another thing is कि obviously हमारा टेक तो strong ही है, and also we are backed by some of the top investors in the finance industry, जैसे कि नितिन कामत है ज़ीरोधा और रेन मैटर के, फिर भूपिंदर सिंह है इनक्रेड के, और साथ ही साथ 8 रोड वेंचर्स भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर ये लोग, इन ऐसे लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी हम पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी। हमारा टेक तो स्ट्रॉन्ग है ही। सो एज अ प्लेटफॉर्म हम सिर्फ आपको एक मतलब पार्टनर प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, साथ ही साथ हम आपको एक इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म भी देते हैं, ताकि आपके और आपके इन्वेस्टर मतलब आपके क्लाइंट्स के लिए पूरा प्रोसेस बहुत ईजी हो जाए, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रांसपेरेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे आपके और आपके इन्वेस्टर्स के बीच में। नाउ coming to next step, so basically आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, बट दैट डज नॉट मीन कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म देके छोड़ देंगे। उसके बाद हम आपको आगे भी हेल्प करेंगे, तो ताकि आपका बिजनेस प्रॉपरली आप स्केल कर पाए। सो आपके बिजनेस को स्केल करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको खुद को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ मतलब आप एक गाइड नहीं बनते, आप एक्चुअली एक फाइनेंस एक्सपर्ट भी होते हैं, राइट? तो उस एक्सपर्टीज के लिए आपको हमेशा खुद को अपडेटेड रखना पड़ता है इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के साथ, सारे नॉलेज के साथ। उसके लिए हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स हब प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको तरह तरह की यूट्यूब वीडियोस, फिर वेबिनार्स, ऐसे एक्सपर्ट सेशंस, देन पॉडकास्ट, बहुत कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लेटेस्ट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के साथ, न्यूज़ के साथ हमेशा अपडेटेड रहे। नाउ इसके बाद सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आती है कि आपको
एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपकी विजिबिलिटी बढ़ाना, मतलब आपको मार्केटिंग करना है अपना, राइट मतलब आपको लोगों को बताना है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपको इस चीज के बारे में पता है, तो उसके लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो हम बेसिकली अगर आपको फॉर एग्जांपल अपना वीडियो कंटेंट क्रिएशन करना है, इन्फोग्राफिक्स बनाना है, कुछ भी एज अ डिजिटल मार्केट एफर्ट आपको कुछ भी, हम उस होंगे। फिर आपको अगर आईपीएस करना है, मतलब इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स, उसके लिए भी एसेट प्लस आपकी सपोर्ट करेगा। देन अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमेशा एक वेबसाइट बहुत लोग प्रेफर करते हैं, तो अगर आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वी आर ऑलवेज देयर वेबसाइट बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको फिजिकल मार्केटिंग की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल विजिटिंग कार्ड्स, देन पोस्टर्स, बैनर्स, एनीथिंग आपको डिजाइन करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए भी हम आप ही के साथ है। सो बेसिकली एक फुल आपको सपोर्ट इकोसिस्टम मिलता है जिसमें आप अपना पूरा बिजनेस संभाल सकते हैं सीमलेसली विद एसेट प्लस। ऑलराइट, सो इस सेमिनार के बाद हम लोग आपको लिंक भेजेंगे, तो जो भी अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके व्हाट्सएप और तो और आपके ईमेल पे लिंक भेजा जाएगा, रजिस्टर कीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। एंड जो लोग हमारे साथ एम्पैनल करना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करके देखना चाहते हैं कि कैसा है, तो हम आपको एम्पैनलमेंट लिंक भी भेजेंगे व्हाट्सएप और ईमेल पे। काइंडली आप इन लिंक्स पे जाए एंड देखें कि आप देख सकते हैं एक्सप्लोर करके कि हमारा प्लेटफॉर्म कैसा है। और साथ मैं ये लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन पे भी अटैच कर दूंगी, ताकि आप यहाँ से कॉपी करके इसमें रजिस्टर कर पाए। ऑलराइट, सुनील, are you Yeah. there? Huh. Okay. Can you see me? Can you hear me? I can hear you. Not able to see you though. You're not Okay. visible. I don't know why. Because my camera is on, but still I can not see. coming. But that's okay. I guess that's okay. So Okay. maybe we can open the floor for questions. I can, Yes. since you can hear me, मैं Yeah. questions answer कर लूंगा. Because ठीक है। video पता नहीं मैंने on किया है, but फिर भी आपको नहीं दिख रहा है. अच्छा, कोई अब बात दिख नहीं। रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। हाँ, हाँ, yes. ठीक है. Okay. जी, ठीक है, तो हम क्वेश्चंस लेते हैं पहले। सो हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू चूज अ गुड म्यूचुअल फंड एंड हाउ टू चेक एक्सपेंस रेशियो, शार्प रेशियो एंड रिटर्न्स। हाँ, सो ठीक है. उसके लिए एक घंटे का सेशन तो लग ही जाएगा. तो हम इसको फीडबैक और नोट करते हैं और फ्यूचर में एक सेशन प्लान करते हैं इस चीजों के ऊपर, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन और इन रेशियोज के बारे में. डेफिनेटली, ओके। एंड सो सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन क्रिएट लाइक शीट फॉर रिस्क एनालिसिस एंड रिवॉर्ड्स। हाँ, वो भी हम उन्हीं शीट में, जैसे ये हुआ जो पहले क्वेश्चन था वो था फंड के रिस्क के बारे में. ये कस्टमर के रिस्क के बारे में कुछ आप सवाल उनसे पूछकर उनकी जोखिम उठाने की क्षमता समझ सकते हैं, वो भी हम कवर करेंगे फ्यूचर सेशन में. तो डेफिनेटली कस्टमर से कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आप पूछकर आप जान सकते हैं कि उनकी क्या रिस्क एपेटाइट है, तो उसमें भी हम गाइड करेंगे फ्यूचर सेशंस में. ये फीडबैक भी हमने नोट कर लिया. डेफिनेटली। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एसेट प्लस में भी एक्चुअली आपको मतलब रिस्क, आपके इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट जानने के लिए एक टूल आती है, जिसमें आप क्वेश्चनर भेज सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, एंड आपको समझ में आ जाता है कि आपके इन्वेस्टर्स वेदर एग्रेसिव, कंजर्वेटिव या मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है या नहीं. सो वी डू हैव अ टूल फॉर दैट. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि डायरेक्ट फंड की जगह हमसे क्यों ले. करेक्ट. तो ये सवाल तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर के में आता है कि देखिए क्या है कि डायरेक्ट और रेगुलर में डिफरेंस मेरे ख्याल में होता है मैक्सिमम आधे से 1% का पर एनम का. बट अगर आप रिटर्न्स अब देख रहे हैं तो डबल डिजिट से आपको एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की, राइट. तो उसमें देखें तो ये उस 12% भी आप रिपोर्ट रिटर्न ले ले लॉन्ग टर्म में और 1% ले तो 12 के बगैर में 11. मगर जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन में दिखाया आपको कि सही फंड मैनेजर चुनना, सही फंड को चुनना, उसके रिस्क एपेटाइट को जानना, ताकि आप उसके डाउनसाइड में भी प्रोटेक्शन दिलवा दो. वैसे डायरेक्ट में जाने से उसको डाउनसाइड प्रोटेक्शन वो पास रिटर्न्स देके डालता है, पर आप अपनी एक्सपीरियंस से तो ट्रस्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है. तो फाइनल मेरा आंसर यही है कि डायरेक्ट और रेगुलर के बीच में तो कॉस्ट डिफरेंस उनके मन में होगा, बट वो उसकी पूरी तरह वैल्यू करने के लिए आपको उसके साथ ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट आता है आप अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करके. ये ट्रस्ट नहीं है कि मेरे भाई बहन है तो मुझे ट्रस्ट कीजिए, नहीं. ट्रस्ट है कि आपके नॉलेज के ऊपर आप सही गाइडेंस,
सही फंड सिलेक्शन, कब किस फंड से निकालना है और कब कौन से सेक्टर में डालना है, कितना इंटरनेशनल का एक्सपोर्ट होना चाहिए, ये सब सलाह के ही आपको वो रिवॉर्ड मिल रहे हैं। तो ट्रेल कमीशन, तो उसको जो डिफरेंस हो रहा है वो सब इसका वैल्यू है। तो अगर आप अपना वैल्यू उसको सामने दिखा सके और उसका भरोसा आप पकड़ सके, तो डेफिनेटली ये डायरेक्ट और रेगुलर की बात हट जाएगी। तो वही पे फोकस कीजिए, आप अपना स्ट्रेंथ को स्ट्रांग बनाइए इन टर्म्स ऑफ फंड एलोकेशन, फंड मैनेजर सिलेक्शन और कस्टमर रिस्क एपिटाइट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. Now moving on to the next question. So this is a question. So this person is asking कि distributing other financial products such as FDs, insurance and others, is this a good idea for an MFD? यस, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज आप देखिए तो सेबी ने RIA और MFD का जो डिफरेंस क्या है, वो आपको इन प्रोडक्ट्स जो है वहां पर आप इधर एडवाइस दे सकते हैं या आप म्यूचुअल फंड मैनेजर से आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो RIA होता है जो कस्टमर से पैसा लेता है, तो एडवाइस देकर, तो कस्टमर को नॉन कैपिटल मार्केट वाली प्रोडक्ट जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जरूर एडवाइस कर सकते हैं। और मैंने कहा ना कि उधर कमीशन कम होगा प्राइवेट सेक्टर फिक्स डिपॉजिट में, या बैंक डिपॉजिट में 0 मिलेगा, मगर आप एडवाइजर के तौर पर आपको पूरी पोर्टफोलियो में एडवाइजर बनना है, तो जरूर मैं कहूंगा कि इंश्योरेंस और बैंक डिपॉजिट और उसके बारे में भी आप एडवाइस करके उसको एग्जीक्यूशन में भी मदद कीजिए, तभी भरोसा बढ़ेगा। We have run out of time almost. Yes. So we'll just take one more question. So basically this person's question is to Asset Plus. So इन्होंने पूछा है कि for clearing the NISM Series 13 exam certification, any help from Asset Plus is being provided? Yes, we do have a course that's running for NISM 13 examination. Do register on our website. It's already in the Asset Plus Academy website. We'll be sharing the link herein on the comment section as well. Go to our website and you'll be able to find the course details, everything over there. All right. So thank you Yes. so much, Thank you. Sunil, for today's session. As always, it's a pleasure always learning from you. I think you provide clarity for each and every like beginners as well as existing MFDs. थैंक यू सो मच वंस अगेन। और सभी जो आज हमारे साथ जुड़ने का हमें जुड़े हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की सेशन आपकी जर्नी में बहुत वैल्यू ऐड कर पाया है। आगे भी हम आपके लिए ऐसे वेबिनार्स, ऐसे एक्सपर्ट सेशंस लाते रहेंगे, आपकी रिसोर्स, आपका नॉलेज और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मिलते हैं हमारे अपकमिंग सेशंस में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। थैंक यू, धन्यवाद, और सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस। थैंक यू, गुड बाय।